बजट पर चर्चा में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, इन्फ्लेशन जीडीपी की चिंता मत करिए। बीजेपी ने केंद्र और राज्य के बजट पर आज चर्चा रखी थी। इस चर्चा में शहर के तमाम व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। संगठनों की ओर से सवालों का दौर भी चला, जिनके जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस दौरान बताया, नगर निगम का भी 8,000 करोड़ का बजट आने वाला है। इसे लेकर भी आयोजन में सुझाव दिए जाएं। बजट पर चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा, आप इन्फ्लेशन और जीडीपी की चिंता मत करिए। जब देश चल पड़ता है तो जीडीपी भी चल पड़ती है। इंदौर के प्रथम सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय बजट पार्लियामेंट में आ गया, पास हो गया। मध्य प्रदेश का बजट विधानसभा में आ गया, पास हो गया। उन दोनों विषय पर माननीय रविशंकर जी और कैलाश जी हम सबके बीच में बात करेंगे। इंदौर, जिसको हम नगर सरकार कहते हैं, केंद्र, राज्य और ये जो तीसरा, जिसको हम ट्रिपल इंजन की सरकार अभी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, उसका बजट आना बाकी है। तो मैं तो केवल इस आग्रह के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कि इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्मार्ट शहर है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करके दिखाने वाला शहर है। डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो ये कहते हैं कि हम बाकी सब शहरों को इंदौर जैसा बनाएंगे, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इंदौर के बजट में भी आप सबका सुझाव, आप सबका सहयोग रहे। अप्रैल के पहले सप्ताह में वो बजट हम रखने वाले हैं। करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, जो जन भागीदारी और आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने का बजट होगा। तो मेरा केवल आपसे इतना आग्रह है कि इस बजट के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बजट आने के बाद हर बार की तरह हम फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 69 इनकम टैक्स एक्ट 61 के अधिकांश अनुपयोगी सेक्शन, चैप्टर, सब सेक्शन हटा दिए गए हैं। इतनी सरल भाषा का उसमें उपयोग किया गया है कि जिससे आम करदाता, टैक्स एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहाँ तक कि असेसिंग ऑफिसर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को खत्म कर टैक्स ईयर, इनकम टैक्स ईयर प्रारंभ किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस पर प्रकाश डालें कि क्या इस सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स से भारत की आर्थिक विकास गति को कोई पॉजिटिव इफेक्ट गिरेगा, आम करदाता पर, स्टेक होल्डर्स पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। वैसे मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को कि इससे बेहतर सुंदर बजट शायद ही कोई हो सकता था। भार्गव जी, लालवानी जी और सभी मंच पर आसीन वंदनीय, ये इंदौर का सौभाग्य है कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये गेम चेंजर बजट है। निश्चित रूप से ये बजट देश के आर्थिक इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा बजट है जो 50 लाख करोड़ रुपए के आकार का है। और इसके साथ साथ इस बजट से प्रधानमंत्री जी के जो मूल मंत्र हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान और इस बजट में मध्यम वर्ग, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट देने की कोशिश हुई है। बजट 10 दिन बाद लागू होगा और संयोग है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की जो शुल्क नीति है, जो टैरिफ है, उनसे दुनिया में एक तरह का आर्थिक भूचाल आया हुआ है हमारे देश की इकोनॉमी पे, और हमारे देश के बजट पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरा निवेदन है कि इस ट्रैफिक प्लान के बाद में देश में महंगाई, देश में रोजगार और देश से निर्यात के ऊपर क्या असर होगा और सरकार कौन से नए समन्वय करने जाएगी, ये निवेदन है पूरे इंदौर की तरफ से और अर्थशास्त्र के विषय के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी। धन्यवाद। माननीय रविशंकर जी से मेरा प्रश्न है, जो हर राष्ट्र की एक रीढ़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या आवंटन किया गया है लोगों को? क्या यह आवंटन इन क्षेत्र की जरूरत के लिए पूरे करने के लिए पर्याप्त है? क्या यह बजट इन क्षेत्र में सुधार के लिए कोई नई पहल की गई है? और माननीय एक मन की बात बोल दूं सुमित भैया,
पार्टी एक, दोनों के हाव भाव एक, सीरत एक और भगवान ने शक्ल एक माननीय रविशंकर जी और कैलाश भाई साहब को दी है। मैं मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन की तरफ से आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यटन क्षेत्र में और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसको थोड़ा सा विस्तृत बता देंगे तो सहजता है। देखिए, सरकारी नौकरी हम सबको नहीं दे सकते, सीमित होगी ना, लेकिन रोजगार के अवसर तुमको देना है, तो हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर दिए। आप देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप जानते हैं ना, संस्था है ना, आपका जब भी कोई जॉब होता है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कटता है। मालूम है आप, मेरे पास ऑफिशियल डेटा है, देख लीजिए, 17-18 से अब तक 7,40,81,000 लोग ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं। समझते हैं मतलब आप? इतने लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 17 का आंकड़ा दे रहा हूँ। मैंने बताया कि भारत में पहले 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 270 हो गई है। तो ये बताइए कि वहाँ लोग काम कर रहे हैं, लगभग 6-7 लाख लोग। इतनी सड़कें बनती है ना, इतना वंदे भारत चलती है ना। जब से आया हूँ तो हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उनका धारा प्रवाह चल रहा है एयरपोर्ट से, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मेट्रो आ रही है, तो काम तो लोग कर रहे हैं ना, बिजली आ रही, तो काम तो हो रहा है ना। आज प्लेन में दिल्ली से आ रहा था तो एक बोले कि सर हम जोमेटो में जा रहे हैं कार्यक्रम, इंदौर में जोमेटो ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। तुम क्या करते हो? कहा मैं कॉमेडियन हूँ। जोमेटो ने शुरू किया तो मैं मंत्री था, आज ये होम डिलीवरी गिग इकोनॉमी, ये कहाँ से काम हो गया बताइए आप? सब आपको बता दूं, गिग इकोनॉमी में अभी 1 करोड़ लोग काम करते हैं और आने वाले 3 साल में ये संख्या बढ़कर लगभग 8 से 9 करोड़ हो जाएगी। तो ये रोजगार के अवसर होते हैं और आगे बढ़ेंगे, इसलिए रोजगार की चिंता आप मत करिए। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया में हमारे नौजवान साथी इस बात को ध्यान रखें। आज भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप हैं, जिसमें लगभग 1000 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनका टर्नओवर $1 बिलियन, 7,000 करोड़। उम्र कितनी है? 23 साल, 24 साल, दाढ़ी भी नहीं है। हमने कहा क्या करोगे? मैंने कहा मेरा अवार्ड दिया। कहा मेरी उंगलियां काफी है, मेरा दिमाग काफी है। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप जगाना है। मोदी जी ने वो जगह के काम किया है। अभी वो भाई साहब कैलाश जी बता रहे थे लखपति दीदी के बारे में। आजकल आपने देखा है ना कि हिंदुस्तान की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, देखा है नहीं देखा है आपने? ये भी कर रही हैं, अच्छा लगता है, और राफेल भी उड़ा रही हैं। तो मित्रों, ये मैंने बिल्कुल इकोनॉमी कैसे बदली है देश की, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, गुड गवर्नेंस के माध्यम से, अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन के माध्यम से। मैं देश का लॉ मिनिस्टर था तो मुझे एक काम दिया गया था। कंपनी लॉ में आप लोगों को बहुत परेशानी होती थी, इतना कंप्लायंस करना पड़ता था, असभ्य आपराधिक। आपने अपना रजिस्टर ठीक से नहीं भरा तो आपको 5 महीने की सजा, अगर आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 1 साल की सजा। अभी तो देखो तुम लोग, आज हमने लगभग 2000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया कि कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होगी। अब जाओ इसमें काम करो, तो आप ही खुश हो गए, आप ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप ज्यादा इन्फ्लेशन और जीडीपी के लिए परेशान मत होइए। जब देश चल पड़ता है तो जीडीपी अपने आप बढ़ चलती है, जो मैंने आपको बताया इतने एग्जाम्पल से, और वो बढ़ रही है।